अब देखते हैं हम कि भ्रूण कोश का निर्माण कैसे होगा। इस एक कोशिका से जो बच गई है, जो क्रियाशील है, बाकी ये तीनों कोशिकाएं डिजनरेट हो जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं। ये जो एक क्रियाशील कोशिका बचती है गुरु बीजांड की, वही आगे डेवलपमेंट करेगी भ्रूण कोश का। तो देखते हैं ये कैसे होता है। पहले ये कोशिका जो है, अब मैं न्यूसिलस मतलब बीजांड का नहीं बना रहा हूँ उसके चारों तरफ। ये कोशिका डिवाइड करके जल्दी जल्दी डिवीजन करती है, जिसकी वजह से क्या होता है, पहले 2 न्यूक्लियाई बन जाएंगे। कैसा डिवीजन करेगी? समसूत्री विभाजन करेगी। और उसके बाद क्या होगा, फिर एक और डिवीजन होगा। अभी बताता हूँ कि इसमें 2 कोशिकाएं क्यों नहीं बनी हैं। फिर एक और डिवीजन होगा और 4 न्यूक्लियस हो जाएंगे एक कोशिका के अंदर। ये 4 हो गए। फिर आगे एक डिवीजन और होगा, एक बार और फिर समसूत्री विभाजन होगा और 8 केंद्रक बनेंगे। 8 केंद्रक। 8 केंद्रक बन गए। अब इसके बाद 8 केंद्रक बनने के बाद इसके अंदर क्या होगा कि साइटोकाइनेसिस यानी कोशिका द्रव्य विभाजन होगा। वो कैसे होगा? सेल वॉल फॉर्मेशन। मतलब पादपों में जो होता है, कोशिका भित्ति जब बनती है तब ही कोशिका द्रव्य विभाजन पूरा होता है। अभी तक क्या हो रहा था? अभी तक सिर्फ न्यूक्लियर यानी सिर्फ केंद्रक का विभाजन हुए जा रहा था, पर कोशिका द्रव्य का विभाजन नहीं हो रहा था। मतलब सेल वॉल नहीं बन रही थी। इसका मतलब एक ही कोशिका के अंदर दो केंद्रक, एक कोशिका के अंदर 4 केंद्रक हो गए, फिर एक कोशिका के अंदर 8 केंद्रक हो गए। अब क्या होगा? अब होगा ये कि सेल वॉल फॉर्मेशन यानी कोशिका भित्ति बनेगी, और जिसकी वजह से सभी कोशिकाएं अलग अलग बनना शुरू हो जाएंगी। बीजांडद्वारी सिरा हमने नीचे की तरफ कर दिया है। सारी कोशिकाओं में बीजांडद्वारी सिरा नीचे की तरफ हो गया है। पहले ऊपर की तरफ हमने दिखाया था बीजांडद्वारी सिरा इधर साइड, लेकिन अब इसे नीचे कर दिया है हमने, इधर की साइड हो गया है। तो अब क्या होता है, बीजांडद्वारी सिरे पर 3 कोशिकाएं बनना शुरू होती हैं। 3 कोशिकाएं बनना शुरू होंगी। जस्ट उसके ऊपर 2 बीच में केंद्रक रहेंगे और 3 केंद्रक जो है एक साइड जाएंगे, जो आगे चल के प्रतिव्यसांत यानी एंटीपोडल सेल का निर्माण करेंगे। ये एंटीपोडल सेल बनेंगी। इधर जो है सहायक कोशिकाएं और ये अंड कोशिका बनेगी। आगे इसे बढ़िया से एक एम्ब्रियो सैक में देखते हैं। चित्र बनाना बहुत आसान होता है। अगर आप प्रैक्टिस करते रहेंगे, चित्र बहुत आसानी से बना सकते हैं। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप बस 2-4 बार प्रैक्टिस कीजिए, आसानी से समझ में आ जाएगी। ये जो अभी हमने दो बनाया, ये सहायक कोशिकाएं हैं। इनका रोल तो इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण है पॉलिनेशन में, जो हम पढ़ेंगे तब जानेंगे। ये कोशिकाएं ही जिम्मेदार होती हैं, जिसकी वजह से पॉलन ट्यूब जो है यहाँ तक पहुँचता है और निषेचन करता है। और ये पीछे की साइड हो जाएगी एक अंड कोशिका। इसके अंदर एक अंगुली जैसा स्ट्रक्चर होता है। इसका काम बहुत इम्पॉर्टेंट है। और ये वैक्यूल हो गए। तो अब ध्यान से देखेंगे अगर, तो ये सेल वॉल फॉर्म हो चुकी है इन कोशिकाओं की। मतलब अभी ये कोशिकाएं अलग अलग अपनी स्वतंत्र रूप से एक एक कोशिका बन चुकी हैं। बीच में 2 केंद्रक होंगे, 2 केंद्रक। बीच में ये 2 केंद्रक हो गए। ये इन स्थितियों के नाम लिख लेते हैं।
यहाँ क्या हुआ है? समसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन यहाँ लिख देता हूँ, अर्धसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन। यहाँ भी समसूत्री विभाजन हुआ, दो न्यूक्लियस बने, दो दो न्यूक्लियस बने, उसके बाद फिर से समसूत्री विभाजन हुआ, 4 बन गए, फिर से समसूत्री विभाजन होगा और कितने बन गए? 8 केंद्रक बन गए। जब लगातार केंद्रक का विभाजन होता रहे और कोशिकाएं न विभाजित हों, मतलब यहाँ पर कोशिका झिल्ली ना फॉर्म हो या सेल वॉल ना फॉर्म हो प्लांट के केस में, तो इस प्रकार के डिवीजन को फ्री न्यूक्लियर यानी मुक्त केंद्र की विभाजन कहते हैं। क्यों ऐसा कहते हैं? क्योंकि लगातार न्यूक्लियस तो मतलब केंद्रक तो विभाजित होता जा रहा है, पर कोशिका नहीं बन रही है, कोशिका विभाजित नहीं हो रही है, सिर्फ एक ही कोशिका के अंदर कई केंद्रक हो गए हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। तो फुल फॉर्म लिख दे रहा हूँ। क्या है ये? अर्धसूत्री विभाजन, ताकि कन्फ्यूजन ना हो आपको। यह है अर्धसूत्री विभाजन। और ये सा और वी का मतलब क्या है? समसूत्री विभाजन। ठीक है, इसे देख लीजिएगा। तो इधर हो गया बीजांड द्वारी सिरा, और इधर हो गया निभागी सिरा। अब हम एक भ्रूण कोश की संरचना बनाएंगे और उसका नामकरण करेंगे। आप भी साथ साथ बनाइए, खाली मत बैठिए। इससे कॉन्सेप्ट और क्लियर होता है जब आप अपने हाथ से चित्र बनाते हैं। तो पहले ऊपर हमने बनाया एंटीपोडल सेल के लिए, और फिर उसके बाद सेंट्रल सेल जो कि सबसे बड़ी कोशिका है, उसके लिए हमने कोशिका बनाई। और फिर इधर बनाएंगे क्या? ये सहायक कोशिका। अब देखकर ही समझ चुके होंगे। और पीछे की तरफ है एग सेल। इसके केंद्रक बना दिए हमने, और बीच वाली कोशिका के केंद्रक। ऊपर 3 एंटीपोडल सेल होती हैं, तो हमने 3 भाग कर दिया, 3 एंटीपोडल सेल। ये जो है ये सेल वॉल है। उसकी कोशिका भित्ति है ये। वैक्यूल हो गया, ये फिल्ली फॉर ऑपरेटस यानी तंतुरूप समुच्चय। अब ये बन गया एक भ्रूण कोश। अब इसका नामकरण करेंगे हम। पहले ये दिखा देते हैं, बीजांड द्वारी सिरा। यह है निभागी सिरा। तो ऊपर की कोशिकाएं जो हैं प्रति व्यासांत। यदि आपको हिंदी के शब्दावली जो है एनसीईआरटी बहुत ज़्यादा मतलब शुद्ध रूप में लिख दी है, अगर आपको दिक्कत हो तो आप इंग्लिश में ही नामों को याद कर लीजिए, इंग्लिश हिंदी में याद कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि यदि आप जब बीएससी करेंगे, आगे चलकर बीएससी करेंगे या बड़ी 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 क्लासेस में पढ़ेंगे या मेडिकल करेंगे, कुछ भी करेंगे, तो आपको इंग्लिश में ही पढ़ना पड़ेगा। तो अभी से इंग्लिश की आदत डालिए ना, क्योंकि बड़े रिसर्च पेपर जब आपको पढ़ने होंगे या रिसर्च करनी होंगी तो वो सब इंग्लिश में ही की जाएंगी। यह है ध्रुवीय केंद्रक। और दोनों दोनों जो होते हैं वो यन मतलब अगुणित होते हैं। और ये दोनों कोशिकाएं कौन सी हैं? सहायक, सहायक कोशिका।
और ये वाली, ये तो अंड ही है, मेन तो यही है इसमें, अंड कोशिका है। और ये तंतु रूप समुच्चय, तंतु रूप समुच्चय, फिलिफॉर्म ऑपरेटस। बीच वाली सबसे बड़ी कौन सी हो गई? केंद्रीय कोशिका, केंद्रीय कोशिका, सेंट्रल सेल। तो आशा करता हूँ आपको यहाँ तक वीडियो समझ में आया हो। फ्लो चार्ट बना दे रहा हूँ जिससे आपको समझ में आए कि कैसे कैसे क्या हुआ है। पहले क्या होता है? पहले होता है बीजांडकाय, फिर बीजांडकाय से क्या होता है? विभेदीकरण, डिफ्रेंसिएशन के द्वारा बनता है क्या? गुरु बीजाणु, गुरु बीजाणु मातृकोशिका, मातृकोशिका डिफ्रेंशिएट होगा, कोई विभाजन नहीं होगा, बस एक बीजांडकाय की कोशिका प्रोमिनेंट हो जाएगी, मतलब बड़ी हो जाएगी अपने आकार में और एक स्पेसिफिक काम करने लगेगी। फिर इसके आगे क्या होगा? अर्धसूत्री विभाजन होगा और गुरु बीजाणु चतुष्ट बनेंगे। अर्धसूत्री विभाजन होगा और गुरु बीजाणु चतुष्टक बनेंगे। उनमें से एक क्रियाशील गुरु बीजाणु जो होगा, एक क्रियाशील गुरु बीजाणु आगे चलकर, यहाँ पे लिख लेते हैं, क्या बचेगा? क्रियाशील गुरु बीजाणु, क्रियाशील गुरु बीजाणु। क्रियाशील गुरु बीजाणु आगे चलकर क्या करेगा? पहले दो न्यूक्लिएट कंडीशन, मतलब एक कोशिका में दो न्यूक्लियस, चित्र देख लीजिए आप। दो न्यूक्लिएट कंडीशन पहले बनेगा, फिर 4 न्यूक्लिएट कंडीशन बनेगा, 4 न्यूक्लिएट कंडीशन। उसके बाद क्या होगा? फिर 8 न्यूक्लिएट कंडीशन बनेगा, फिर 8 न्यूक्लिएट कंडीशन। 8 न्यूक्लिएट कंडीशन होने के बाद क्या होगा कि पूरे भ्रूण कोश का डेवलपमेंट हो जाएगा। पूरा भ्रूण कोश क्या है? वो 7 सेल 8 न्यूक्लिएट होता है। कितना? 7 कोशिकीय। कैसे होता है? अभी ऊपर वाले चित्र में हम आपको दिखाते हैं। 7 कोशिकीय और 8 न्यूक्लिएट। तो पहले यहाँ क्या हुआ? विभेदीकरण हुआ, विभेदीकरण। फिर गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से गुरु बीजाणु चतुष्टक कैसे बने? अर्धसूत्री विभाजन द्वारा, अर्धसूत्री विभाजन। फिर इधर क्रियाशील गुरु बीजाणु बचा, जो एक बचा है, उसमें होगा समसूत्री विभाजन। फिर दूसरा समसूत्री विभाजन होगा और 4 न्यूक्लिएट कंडीशन बनेंगी। फिर तीसरा समसूत्री विभाजन होगा और 8 न्यूक्लिएट कंडीशन बनेगी। उसके बाद यहाँ साइटोकाइनेसिस मतलब कोशिका भित्ति बन जाएगी और 7 कोशिकीय 8 न्यूक्लिएट कंडीशन बन जाएगी। 7 सेल 8 न्यूक्लिएट। तो इसमें 7 कोशिकाएं देखनी है हमको। एक कोशिका ये हो गई, 2 3, और ये चौथी, ये बड़ी वाली कोशिका, ये पूरी यहाँ से 4 5 6 और ये 7 कोशिकीय पर 8 न्यूक्लियस हैं इसमें, 8 केंद्रक, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ऐसे ये स्ट्रक्चर 7 कोशिकीय और 8 न्यूक्लिएट होगा है। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आप देख रहे होंगे जिससे नीट और CUET में क्वेश्चन बनेंगे। क्या है कि एक गुरु बीजाणु मातृ कोशिका से एक
भ्रूण कोश यानी 7 कोश की 8 न्यूक्लिएट कंडीशन भ्रूण कोश बनने के लिए कितने अर्धसूत्री विभाजन और कितने समसूत्री विभाजन होंगे। तो आप अगर ये फ्लो चार्ट याद रखते हैं तो आपको याद रहेगा, पहला एक अर्धसूत्री विभाजन यहाँ हुआ है, एक समसूत्री, 2 समसूत्री, 3 समसूत्री, मतलब एक अर्धसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन और 3 समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन द्वारा एक भ्रूणकोश का निर्माण होता है। इम्पॉर्टेंट है ये।